बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि आईएएस के पाठक का डंडा, कॉलेज के 192 शिक्षक और 162 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का निर्देश। बिहार के 6 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, चयन कमेटी के पास भेजे गए नाम। बिहार में लंपी वायरस ने दी दस्तक, कई जिलों में अचानक बीमार हुए मवेशी, भोपाल और कोलकाता भेजा गया सैंपल। कभी अंधेरे में रहने वाला बिहार अब सरप्लस से बिजली बेचने पर कर रहा है विचार। लगातार बारिश से कोसी सीमांचल की नदियों में उफान, कोसी बराज के 27 फाटक खोले गए, गहराया बाढ़ का संकट। बिहार में फिल्मी अंदाज में अपहरण, कार में युवक को लेकर के घूमते रहे बदमाश, फोन पर मांगी फिरौती। बिहार में मुफ्त सरकारी राशन के नाम पर कहीं आपके साथ ना हो जाए ठगी, बचने के लिए इन बातों को जरूर जान ले, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। पहली बरसात में फेल हुआ तेजस्वी का मिशन 60, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने भर पानी में हो रहा मरीजों का इलाज, रास्ते भी जल जमाव। संसद में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा अडानी पर नहीं बोलूंगा, भाजपा नेताओं को डरने की जरूरत नहीं। सरकार का बड़ा एक्शन, 8 यूट्यूब चैनल को किया बैन, फैला रहे थे फर्जी खबर। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोकसभा के अंदर लालू परिवार पर बयान सामने आने के बाद मंगलवार को मीडिया को बयान देते हुए पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सदन के अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सच से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी और बोलने लगे कुछ और। मणिपुर हिंसा को लेकर के तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर जलता है तो फिर भारत जलता है, लेकिन पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मौन है। यहाँ कैसी घटना हो रही है, ये सब कौन कर रहा है? मणिपुर पर चर्चा करने की जगह वे संख्या बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मामले पर सामने आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब इन चीजों को लेकर के हम हमारे परिवार को गाली दे रहे हैं तो फिर क्या कहिएगा? जब वे हमारे परिवार को जितना गाली देंगे हम उतना ज़्यादा मजबूत होंगे, जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने इंडिया के नाम को घमंडिया नाम देने पर कहा है कि देख लीजिए क्या उनका संस्कार है। दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर मास्टर जी आपके बच्चों को वही पढ़ाते हैं जो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत लिखी हुई है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की पुस्तकों में यानी किताबों में राष्ट्रगान गलत लिखा हुआ है। यही नहीं, 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक किसले में वीर कुंवर सिंह की जीवनी में भी गलत उल्लेख किया गया है। वीर कुंवर सिंह ने अपना दायां हाथ काटा था, लेकिन किताब में बायां हाथ का जिक्र है। जब बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड की गलती का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। जी हाँ, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर मास्टर जी किताब से आपके बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन किताब में बिल्कुल सरासर बहुत सारे ऐसी वर्ड हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बिल्कुल गलत लिखी गई है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलत लिखी गई है और वही गलत चीज़ मास्टर जी आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहीं पर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का जिक्र है। ये सभी प्रांत के नाम हैं, जबकि यहाँ सिंध की जगह सिंधु नदी के नाम का जिक्र कर दिया गया है। यमुना को यमुन लिख दिया गया है। किताब में जो राष्ट्रगान लिखा हुआ है उसमें सिंध की जगह सिंधु और तब सुबह नामे जागे की जगह
तब लिख दिया गया है। ये अशुद्धियाँ किताब के अंतिम पन्ने पर प्रकाशित राष्ट्रगान में है। जब किताब में इस तरह की अशुद्धियों से बच्चों को भारी परेशानी होती है। वही 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक किसले भाग 2 के अध्याय 5 में वीर कुंवर सिंह की जीवनी भी गलत छापी गई है। इसमें यह बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार कर रहे थे, तब अचानक अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी थी, जिसके बाद वीर कुंवर सिंह ने अपने बाएं हाथ को तलवार से काट दिया। जबकि हकीकत में यह है कि वीर कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ नहीं बल्कि दायां हाथ को काटा था। नए सत्र की पुस्तकों में ये गलतियां देखी जा रही है, जिसे पढ़कर के बच्चे गलत जानकारी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई है। वहीं सियासी पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर के मतदाताओं से लोक लुभावना वादे भी कर रही है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर के मुआवजे को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों की मौत पर 1 लाख रुपए का पहले मुआवजा देता था, लेकिन अब उसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, इसी को लेकर के अख्तरुल ईमान यानी कि जो AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जिंदा इंसानों की कदर नहीं करते हैं और मौत पर मुआवजे का लॉलीपॉप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल में प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े सबसे ज़्यादा है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही वादा किया था कि पलायन को रोकेंगे, लेकिन ये पलायन रोकने में नाकामयाब हुए हैं। बिहार में रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो भी तरक्की हो रही है वह प्रवासी मजदूरों की वजह से ही हो रही है। प्रवासी मजदूरों की वजह से बिहार का विकास हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण नहीं होता है और न ही उनके वेलफेयर का काम होता है। प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद उनके लाश तक को लाने की सरकार ने दुरुस्त व्यवस्था नहीं की है। ये मुद्दा कई बार हम लोग उठा चुके हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए चिंतित नहीं है, जब कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने के लिए लड़ रही है। जनता के हितों से प्रदेश सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। जब सरकार को मजदूरों के परिवार के लिए वेलफेयर स्कीम बनानी चाहिए, जब उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजना होनी चाहिए। जब इसके साथ ही अगर मजदूर बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं तो फिर उसका इंश्योरेंस होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार गंभीर जल संकट की तरफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बिहार में बारिश कम होने के कारण पानी का लेयर 10 से 20 फीट नीचे चला गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव के अनुसार इसके लिए राज्य सरकार ने 2 तरह की योजना चलाई है। नए चापाकल की योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा, जहां लेयर 10 से 20 फीट नीचे चला गया है, वहां वैज्ञानिक तरीके से पानी के ऊपर लाने के लिए पाइप जोड़ने के साथ साथ मरम्मती का कार्य भी किया जा रहा है। जहाँ इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि दक्षिण बिहार में पहले से ही जल संकट कायम है। जहाँ इस साल बारिश कम होने से जल संकट और गहरा गया है। जल स्तर नीचे चले जाने से चापाकल बेकार हो गए हैं। जब मंत्री के अनुसार हर घर नल जल योजना के प्रति राज्य सरकार संकल्पित है और इसके लिए लगातार न सिर्फ इसकी देखभाल तथा निगरानी की व्यवस्था की गई है, बल्कि हर स्तर पर लोगों के घर नल का जल पहुँचे, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सजग है। जब लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा एक साथ कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जल संकट से निपटने में कामयाब नहीं मिली है। दोस्तों, बात करेंगे कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन 9 अगस्त 2022 को बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर के महागठबंधन की सरकार बनाई थी। जब उस दिन से ही केंद्र की मोदी सरकार को तितली लग गई है। इन लोगों का देह खुजला रहा है और अब लालू परिवार के पीछे अपने 3 तोते लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर छापा पड़ने के पीछे मुख्य कारण ही बिहार में महागठबंधन है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से ही जुमलेबाजी करते हैं। यहां तक कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार और काला धन लाने की बातें कही, लेकिन केंद्र में सरकार बनने के बाद अमित शाह ने इसे जुमला बता दिया। इसी तरीके से साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने बिहार में 3 महीने कैब किया। पीएम मोदी ने 43 जनसभा की, लेकिन बिहार में भाजपा को आई सिर्फ 62 सीटें। यही हाल अमित शाह का 2021 में पश्चिम बंगाल और 2022 में हिमाचल प्रदेश और 2023 में कर्नाटक में अमित शाह की भविष्यवाणी का हश्र हुआ है। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह हमेशा से ही धार्मिक बातें करते हैं। हाल के महीने में अमित शाह ने 3 बार बिहार का दौरा किया। उन्होंने वहां भी सिर्फ गलत बातें बोली। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की बात या फिर मुंगेर में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर हर घर नल जल की बातें हों, उन्होंने सब जगह अपने भाषणों में सिर्फ झूठ बोला और झूठ बोला और बिहार की जनता उन पर हंसती है।
यह कहना है ललन सिंह का, जो अमित शाह पर गरजे। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। जब सबसे भयावह मंजर मेडिकल कॉलेज का है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भर गया है मेडिकल कॉलेज में। जी हाँ, इलाज करवाने आए मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात की पानी में कैंपस के अंदर बने नाले का पानी भी मिल गया है, जहाँ इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। जहाँ अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रही है कि मोटर से पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जब पूर्णिया में हो रही लगातार बारिश ने मेडिकल कॉलेज के हाईटेक और अपग्रेड होने के दावे की पोल खोल करके रख दी है। 24 घंटे से लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से लेबर वार्ड के ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी रूम, महिला वार्ड और फिर नर्स रूम में लबालब पानी भरा हुआ है। तेज बारिश के बाद से वार्ड झील में तब्दील हो गए हैं। इसके चलते कुछ मरीज घर वापस लौट गए हैं, तो फिर वहीं कुछ मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। इन महत्वपूर्ण वार्डों में पानी घुस जाने से गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी हो रही है। यहाँ भारी बारिश के बाद घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। बारिश के कारण लेबर रूम के ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी रूम में इन्फेक्टेड बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। इसके बाद बमुश्किल यहां से मरीजों को शिफ्ट कराया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार दावा करते हो। तेजस्वी यादव इसमें सुधार को लेकर के बैठक भी करते हैं और नई योजनाओं का भी निर्माण करते हैं। जब ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर के विभाग ने मंत्री के आदेश पर मिशन 60 की भी शुरुआत की है। लेकिन अब इस योजना के शुरू हुए लगभग 2 से 3 महीने ही बीते होंगे कि अब हर जगह से इसकी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ताजा मामला वैशाली से जुड़ा हुआ है। यहाँ सदर अस्पताल में अंदर घुटनों तक पानी पहुँच गया है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और डॉक्टरों को भी इसी पानी में इलाज करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर सदर हॉस्पिटल की जगह इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में बरसात के पानी अपना डेरा जमा लिया है। मजबूरन इमरजेंसी पेशेंट को परिवार वाले पानी के बीच में ही पकड़ करके लाते हैं और लेकर जाते हैं। हालांकि हॉस्पिटल के मेडिकल कर्मी इस घुटने भर पानी में भी मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। जहां हमला बोलते हुए कहा है कि पिछली बार जब मैंने अडानी जी पर बोला था तो फिर लोगों को दर्द हुआ था। मैं आज अडानी पर नहीं बोलने जा रहा हूं। जहां इसलिए बीजेपी नेताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलने जा रहा हूँ। जहाँ राहुल गांधी ने अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें इतना किलोमीटर चलने का साहस मिला। उन्होंने कहा है कि मेरी यात्रा ने हर वर्ग को एक साथ जोड़ा। वहीं पर राहुल गांधी ने भाजपा के किसानों की स्थिति को लेकर के सवाल उठाए हैं। जहां यहीं पर नहीं, राहुल गांधी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। मणिपुर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में जो आज हो रहा है वह हिंदुस्तान का कत्ल है, हिंदुस्तान की हत्या है। जहाँ भाजपा वालों ने हिंदुस्तान का कत्ल किया है, क्योंकि मणिपुर हिंदुस्तान का अंग है और मणिपुर को लेकर के केंद्र सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है। केंद्र सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं और मणिपुर जल रहा है और मणिपुर तबाह हो रहा है। मणिपुर का इन लोगों ने कत्ल किया है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मेरे बगल में मेरी माँ बैठी है और एक तरफ ये मेरी माँ है और दूसरी तरफ मणिपुर माँ है। जब मणिपुर को ये लोग कत्ल कर रहे हैं, मेरी माँ को इन लोगों ने कत्ल किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान भाजपा नेताओं के शोर शराबे पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कड़ी आपत्ति जताई है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि 2024 की स्पष्ट हार को देख करके ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं, परंपराएं, संस्कृति और स्वास्थ्य संवाद को छोड़ करके डर से बुरी तरीके से बौखला गए हैं। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा है कि जिस तरीके से लोग हमारे गठबंधन इंडिया को घमंडिया कर रहे हैं वह उनके संस्कार का परिचायक है। जब अपने बयानों से वे अपना संस्कार बता रहे हैं। जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे परिवारों को टारगेट जितना अधिक भाजपा के लोग बोलेंगे उतना अधिक हम लोग मजबूत होंगे। जब कोई मेरे परिवार के बारे में कितना भी बोले कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, पर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों, YouTube पर गलत सूचनाएं और फर्जी खबरों की बढ़ती महामारी एक बड़ी समस्या बन गई है। जहां हाल ही में नू हिंसा के दौरान गलत सूचनाओं और भड़काऊ संदेशों को क्षेत्र से दूर रखने के लिए राज्य सरकार को जिले में इंटरनेट बंद करना पड़ा था। अब भारत सरकार ने YouTube चैनल को बड़ा झटका दिया है और कुल 8 YouTube चैनलों को बैन कर दिया है।
जहाँ सरकार ने जिन चैनलों को बैन किया है उनके टोटल सब्सक्राइबर्स 23 मिलियन तक थे। जी हाँ, सरकार के अनुसार ये यूट्यूब चैनल फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रहे थे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक समय से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रतिबंध लगाने के जैसे फर्जी खबरें फैलाने के लिए चैनलों का भंडाफोड़ किया गया है। जब चिंता की बात यह है कि इन चैनलों के वीडियो नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखा जा रहा था, जिससे बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि झूठी खबरें फैलाने के लिए इन यूट्यूब चैनलों पर वीडियो की प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी द्वारा तथ्य जांच की गई थी। बैन किए गए चैनलों की लिस्ट जारी किया गया था, और ये चैनल है कैपिटल टीवी, केपीएस न्यूज़, सरकारी ब्लॉग, अर्न टेक इंडिया, एसपीएन 9 न्यूज़, एजुकेशनल दोस्त, वर्ल्ड बेस्ड न्यूज़, यहाँ सच देखो, यानी कि इन चैनलों का ये नाम है। इन सभी 8 चैनलों को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी चैनल फर्जी खबरें प्रसारित कर रहा था, लोगों को भाड़ में खबरें दिखा रहा था, जिससे लोगों के बीच असंतोष फैलाया जा रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल में बिजली विभाग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद फायरिंग और 2 लोगों की जान जाने के मामले को लेकर के जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव सड़क पर उतर गए हैं। जी हां, मंगलवार को कुछ देर के लिए शहर को बंद कराया गया और साथ देने की अपील की गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशासन की भूमिका अपने अधिकारी को बचाने में है। जब पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है, जनप्रतिनिधियों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पप्पू यादव ने मांग करते हुए कहा है कि फंसाए गए निर्दोष लोगों को न्याय और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसआईटी ने जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा है कि कटिहार में माले और फिर कांग्रेस से विधायक भी हैं। इन लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा है कि सरकार हमारी है और पदाधिकारी की गुंडई चल रही है, गुंडई कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि घटना के दिन एसडीओ के बॉडीगार्ड ने गोली चलाई थी। एसडीओ के बॉडीगार्ड को आपने शाम में हटा दिया, जब नए बॉडीगार्ड को ले आए। एसडीओ को बचाने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को बलि का बकरा बना दिए हैं। जिनकी जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। हमने मांग की थी कि एसआईटी से जांच हो, यदि हमारे लोग दोषी होंगे तो फिर आप उनको बंद कीजिए, लेकिन आपने पूरे के पूरे जनप्रतिनिधियों पर केस कर दिया है। जब बाजार बंद कराने के बवाल पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने अपील की है कि बाजार के सभी साथी अपने से बंद करेंगे, हम लोग बंद नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि जालसाज हर दिन नए नए तरीके के जरिए लोगों को ठगते हैं। या कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी किसी लॉटरी के नाम पर। न जाने कितने तरीके हैं जिनके जरिए जालसाज लोगों की मेहनत की कमाई को चुरा लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है मुफ्त राशन के नाम पर लोगों को ठगना। दरअसल सरकार राशन कार्ड धारकों को कोरोना काल से ही मुफ्त राशन दे रही है, जो इस साल भी जारी रहेगा। या इसकी आड़ में जालसाज लोगों को ठगने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ठगी के शिकार ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वे कौन सी बातें हैं, कौन सा तरीका है जो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। जी, अगर आपके पास भी जालसाजी कॉल आते हैं तो आप इन तरीकों को जान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। जहाँ आप उनसे बचकर रह सकते हैं, तो फिर आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जहाँ आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो सभी पैसे गायब हो सकते हैं एक ही झटके में, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं कि अगर आपके पास मुफ्त राशन कार्ड के नाम पर कोई कॉल आ रहा है और इस कॉल पर आपसे आपकी कोई गोपनीय जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड नंबर और सीवीवी या फिर ओटीपी जैसे कोई भी अन्य जानकारी मांगी जाती है, तो फिर कभी भी ना दें। साथ ही ध्यान रहे कि कोई भी संबंधित अधिकारी आपसे ऐसी कोई भी जानकारी कभी भी नहीं मांग सकता है। जी हाँ, अधिकारी नहीं मांग सकता ये जानकारी। फ्रॉड जालसाज आपसे ये जानकारी मांग सकता है, तो आप बिल्कुल भी ये जानकारी किसी को भी ना दें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है जिसमें कॉल करने वाला खुद को खाद्य एवं रसद विभाग का अधिकारी या फिर कोई और अधिकारी बताते हुए आपके मोबाइल पर आए ओटीपी की मांग करते हैं, तो फिर कभी भी शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। जी हाँ, नंबर 3 पर बात करें तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आ रहा है जिसमें आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका राशन कार्ड बंद हो रहा है या फिर आपके किसी परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट गया है, ऐसे में ये जालसाज आपसे
आपकी गोपनीय जानकारी मांग करके आपको ठग सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपका राशन कार्ड चालू है या फिर नहीं चालू है या फिर किसका नाम कटा है, तो फिर आपने अपने राशन डीलर के पास जाकर के आप ये जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कॉल पर किसी को भी ये जानकारी ना दें। या चौथे नंबर पर बात करें तो जालसाज राशन कार्ड धारकों को फर्जी केवाईसी के नाम पर भी ठग रहे हैं। इन कॉल पर लोगों को केवाईसी कराने के बारे में बता करके उन्हें कोई भी लिंक भेज दिया जाता है। इस लिंक के जरिए आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है और आपको चपत लगाई जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी भी फर्जी लिंक पर ना क्लिक करें, ना ही किसी को अपना गोपनीय जानकारी बताएं। जहां सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में देसी गाय के गोबर से बनी राखियों की खूब चर्चा है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के चपरा गांव में स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई है। यह जिले में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर ये बांधी जाएगी। यह झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर के सीमा पांडे यहाँ की लड़कियों एवं महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही है, बल्कि वे गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज एवं बीपी मेट, मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई प्रकार की सामग्रियां बना करके आत्मनिर्भर होना सिखा रही है। मंदिर कमेटी की ओर से सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान भी किया जाता है। सीमा पांडे ने बताया है कि आधुनिकता की होड़ में हम चाइनीज एवं फैंसी राखियों को उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि इसे गमले में डाल करके खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीच में सहमति रखते हैं, जो एक पौधे के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह उन्होंने बताया है कि गोबर के कंठे से अग्निहोत्र बनाया जाता है, जिसकी राख कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। जब कोरोना काल में उस भस्म से कई मरीज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्वस्थ हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि साधु संत इन दिनों राजनीति का जरिया बन गए हैं। महागठबंधन में भी साधु संत को लेकर के बखेरा खड़ा होता दिख रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच बाबा बागेश्वर को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारी, जिसके बाद से नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा में यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रित किया गया है। जब कथा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारी, जिसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कमलनाथ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारने पर सवाल खड़ा किया है। इस मामले पर बिहार कांग्रेस के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब वहीं राजनीतिक विश्लेषक विकास विद्यार्थी ने भी अपनी बातें कही है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प घोषित करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कमलनाथ जी के बुलावे पर वहां गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। कांग्रेस के आला कमान से अनुरोध है कि वे इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। इस खबर से महागठबंधन और इसके समर्थकों में बेचैनी है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की बात करने वाले के पक्ष में खड़ा होना सही नहीं है, यह कहना है आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। जब वाहन चलाते, मोबाइल चलाते हुए फ़ोन पर बात की तो फिर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि पटना में जब से सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए कैमरे के उपयोग शुरू किया गया है, तब से यातायात में काफ़ी सुधार नजर आने लगा है। जी हाँ, अब पटना की ट्रैफिक पुलिस ने नियमों में सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों पर ही कैमरे की नज़र लगी रहती थी। अब ये कैमरा उन लोगों को भी पकड़ेगा जो कार, बाइक या फिर ऑटो, ई रिक्शा या फिर अन्य वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करते हैं। ऐसे करते हुए अगर आप सीसीटीवी में कैद हो गए या फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर 5,000 रुपये का चालान कट जाएगा। जहाँ चालान की राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी होगी। जी हाँ, पटना में पहली बार वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर आपको जुर्माना लगेगा। जहाँ इससे पहले पटना में ट्रैफिक के इन नियम का पालन नहीं कर हुआ था। जहाँ ये नियम केवल वाहन चलाने वालों पर लागू होगा। ट्रैफिक एसपी पूर्ण कुमार झा ने बताया है कि लोगों को ऐसे हादसों से बचना है जो मोबाइल पर बात करने के कारण होते हैं, यानी कि मोबाइल पर बात करने के कारण जो हादसे होते हैं उस कारण से बचना होगा। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जब से ऑनलाइन चालान कटना शुरू हुआ है तब से लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। जहाँ इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 जुलाई को ट्रैफिक प्रशासन की ओर से 14,98,000 का चालान भेजा गया था, जबकि 7 अगस्त को 7,53,000 का ही चालान भेजा गया। आंकड़ों के हिसाब से ऑनलाइन चालान में करीब 50% कमी आई है, जहाँ सबसे अधिक चालान 10 जुलाई को 35 लाख का काटा गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर के बाद अब प्याज भी आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है। देश की कई बड़ी मंडियों में प्याज की सप्लाई में कमी की वजह से जानकारों का कहना है कि कुछ दिन में प्याज की कीमत में भी आम आदमी को रुला सकती है। जो आपको बता दें कि टमाटर की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं राहत वाली बात यह है कि टमाटर की स्टॉक कम होता है। वहीं सरकार के पास प्याज का लगभग 2.5 लाख टन रिजर्व है, जो कि समय आने पर खोला जा सकता है। दरअसल टमाटर और प्याज दोनों ही ऐसे सब्जियां हैं जो कि ज़्यादातर डिशेज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जहाँ किसानों का कहना है कि स्टोर किए गए प्याज को भारी नुकसान हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी के सेक्रेटरी ने बताया है कि जो प्याज का भंडार किया गया था वह आधा खराब हो चुका है। ऐसे में टमाटर की सप्लाई में कमी आ रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार प्याज की डिमांड और सप्लाई पर नजर रख रही है। जहां प्याज ही नहीं बल्कि पूरे देश में 22 जरूरी सामान पर सरकार की नजर है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास प्याज का अच्छा खासा भंडार है। समय आने पर सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। जहां प्याज के व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार सर्दियों की फसल में सालाना मांग की 70% पैदावार हुई थी। जब पहले क्राइसिस ईयर में सरकार को प्याज आयात करना पड़ता था, हालांकि बीते 2 सालों में ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एसटीईटी नोटिफिकेशन का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट BSEBSTET.com पर अपनी 9 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जहां आवेदन के लिए आखिरी तारीख 23 अगस्त निर्धारित की गई है। एसटीईटी परीक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। एसटीईटी पेपर 1 माध्यमिक स्तर और फिर पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए होता है। ये परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में होगी। इस परीक्षा में 150 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे और इसे हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा संबंधित विषय में बैचलर्स और फिर बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। जो योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बागमती, कोसी, कमला बलान जैसी नदियां उफान पर है। जहां इससे उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जब पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। हाजीपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं। उत्तर बिहार में झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जब बिहार में लंपी वायरस ने भी फिर से दस्तक दे दी है। कई जिलों में बड़ी संख्या में मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर है। बागमती, कमला बलान, भूतही बलान और ललबकिया खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गंगा, गंडक और अधवारा भी लाल निशान के करीब पहुंच गई है। सीतामढ़ी में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में तटबंध की निगरानी बढ़ा दी गई है। जब वैशाली जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की वापसी के बाद अब पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। आज यानी कि 10 अगस्त को बिहार के अधिकतर जिलों में अधिकतर जगहों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। बारिश का यह दौर 15 अगस्त तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज विशेष करके उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में अधिकांश बारिश होगी। जहां तक दक्षिण मध्य बिहार का सवाल है तो पटना, गया आदि जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सोमवार से मंगलवार के दरमियान बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तरी बिहार में आज भी भारी बारिश का अंदेशा है। इस दौरान काफी जगह पर ठंड का गिरने की भी आशंका है। जानकारी के मुताबिक बिहार में मानसून की द्रोणी रेखा सुपौल से होकर के गुजर रही है। मौसम विभाग ने आज सुबह तत्कालिक अलर्ट जारी करके औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और समस्तीपुर जिले में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार जताए हैं। जब बिहार में 2 दिनों के भीतर पूर्णिया में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में यहाँ 172 मिलीमीटर बारिश गिरा है। इससे शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश खुशियों की सौगात लेकर के आई है। जब वहीं अररिया, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, कटिहार जिले के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में केला की खेती करने वाले किसानों को सरकार के द्वारा 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार उद्यान विभाग किसानों को केले की खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत पर 50% अनुदान दे रही है। इसको लेकर के राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह किसान इसका लाभ लेकर के केला की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में केला के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जहाँ इससे किसानों की अच्छी कमाई होगी। साथ ही साथ केला की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। आपको बता दें कि बक्सर जिले के किसानों के बीच 15,639 केला के पौधे का वितरण किया गया है। सिर्फ बक्सर जिलों में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इसका वितरण किया जा रहा है। जहाँ किसान वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। जब भाजपा के नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा कि हम लोग एक हो रहे हैं तो फिर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। विपक्ष की एकजुटता उन्हें परेशान कर दिया है। हम लोग एकजुट हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। जय इसके लिए राहुल गांधी को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस G20 देश के कलाकारों और फिर कला प्रदर्शनी के तृतीय बिहार म्यूजियम बिनाले के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम की स्थापना से जुड़ी कई रोचक बातें की है। उन्होंने कहा कि जब ये म्यूजियम बनाने की बात मैंने कही तो फिर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बोलने लगे। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि ये म्यूजियम कलाकृतियों का स्टोर हाउस नहीं है बल्कि एक अनुभूति म्यूजियम है। बिहार म्यूजियम के निर्माण का उद्देश्य बिहार की प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखना है और इसके गौरवपूर्ण इतिहास से नई पीढ़ी को अवगत करना है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में बिहार म्यूजियम की ख्याति देश दुनिया में हो गई है। लोगों को इसका आकर्षण अपनी ओर खींचा जा रहा है। बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर और म्यूजियम विशेषज्ञ की सेवा ली जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अधिक से अधिक लोग बिहार म्यूजियम देखने के लिए आएँ। इसके लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर म्यूजियम विजिट करने पर कोई भी टिकट नहीं लगेगा। जब वहीं आने वाले लोगों के लिए उस दिन चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये भी व्यवस्था की जा रही है कि एक ही टिकट पर लोग बिहार म्यूजियम और फिर पटना म्यूजियम को देख सकते हैं। जब पटना म्यूजियम के बगल में भी प्रदर्शन रखने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूल के साथ ही अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का डंडा चला है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 192 शिक्षक और 162 शिक्षकेतर कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि कॉलेज में अनुपस्थित पाए जाने के बाद इन्हें विभाग से स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसीलिए विभाग ने इन सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सेवा से मुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि इन सभी की सेवा मुक्त करने की कार्रवाई करके 30 दिन के अंदर सूचित करें। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी वेतन मद से बतौर अनुदान की राशि देने वाले परफॉर्मेंस बेस्ड ग्राउंड पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें काफी संख्या में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे, जहां इन्हें नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया था। इनमें से 192 शिक्षक और 162 शिक्षकेतर कर्मचारियों ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद विभाग ने सेवा से मुक्ति करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के शिक्षकों के चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कुल 152 शिक्षकों के नाम भेजे गए हैं। इन 152 शिक्षकों में 6 बिहार के हैं, जिन्हें इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल सकता है। इन शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए अंतिम फैसला राष्ट्रीय चयन कमेटी करेगी। विभिन्न जिला चयन कमेटी से मिले शिक्षकों के नाम के आधार पर राज्य चयन कमेटी ने 6 शिक्षकों का चयन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों से 162 शिक्षकों के नाम पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं। इसमें बिहार के 6 हैं, जब सभी 6 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलना तय है। यानी कि बिहार के 6 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। जी बिहार के कई जिलों में मवेशियों की बीमार होने की खबर सामने आ रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस वायरस से संक्रमित 108 मवेशियों के सैंपल को जांच के लिए कोलकाता और भोपाल भेजा है।
जहाँ भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बीमारी की पुष्टि की जा सकेगी। जहाँ कैमूर, सीतामढ़ी, नालंदा, मधुबनी, सहरसा, छपरा, बेगूसराय, सुपौल, सिवान, गया, नवादा और औरंगाबाद सहित कई जिलों में मवेशियों के अचानक बीमार होने की खबर आ रही है। जब मानसून की बारिश के बाद लंपी वायरस एक बार फिर से बिहार में पैर पसारने लगा है। आपको बता दें कि इस बीमारी से मवेशियों को बचाने के लिए जनवरी से ही टीकाकरण किया जा रहा है। जिन पशुओं को टीका लगाया जा चुका है उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन जिन पशुओं को ये टीका नहीं लगाया गया है वे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जहां अभी तक 1,36,00,000 पशुओं को ये टीका लगाया जा चुका है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बताया है कि टीकाकरण का काम अभी भी जारी है। यदि कोई मवेशी लंपी वायरस से संक्रमित होता है तो फिर उसे ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। लंपी वायरस से ग्रसित मवेशियों को 1 सप्ताह तक एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है। आपको बता दें कि इस बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पशु चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी पिछले साल भी तेजी से फैला था। उस समय में भी पशु चिकित्सकों ने यानी कि पशु डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक देकर के मवेशियों का इलाज किया था। जहाँ इस संक्रमण के फैलने के बाद पशुओं को हल्का बुखार आता है, जहाँ उनकी त्वचा पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जब पैरों में सूजन हो जाता है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, जब पशुओं के मुंह से लार ज़्यादा निकलता है और फिर आंख, नाक, कान से पानी बहता है। इस वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जहाँ मवेशियों को रखा जाता है वहाँ साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए, मच्छरों को पनपने से रोकें, संक्रमित पशुओं से अपने मवेशियों को अलग रखें और टीकाकरण जरूर कराएं। और यदि लंपी वायरस का लक्षण दिखे तो फिर तुरंत पशु चिकित्सकों से संपर्क करें। आपको बता दें कि 2019 में गया जिले में लंपी वायरस का असर देखा गया था, जहां हालांकि विभाग ने समय रहते इस संक्रमण पर काबू कर लिया था। जहां उस वक्त कैमूर में 2 संक्रमित गायों की जान चली गई थी। जहां उस वक्त कैमूर सहित 10 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया था। जहां इस वायरस से पशुओं को बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण उस वक्त किया गया था। 2019 में कैमूर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, गया और बक्सर को रेड जोन घोषित किया गया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।